10 अगस्त 2007 जापान के नागासाकी शहर का एक मुख्य चौक। शाम के ठीक 7 बज रहे थे। नागासाकी के मेयर काजुओ इतो अपने एक कार्यक्रम के बाद लौट रहे थे। तभी भीड़ में से एक संदिग्ध व्यक्ति सामने आता है और अचानक उन पर एक हमला कर देता है। यह घटना पूरे जापान के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले देश में किसी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति पर ऐसा हमला होना अकल्पनीय था। लेकिन इस घटना से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात वो थी जो उस हमलावर की पहचान से सामने आई। हमलावर था तकाओ शिरो और उसके पास से किसी गुप्त आपराधिक संगठन का नहीं, बल्कि जापान में आधिकारिक रूप से काम करने वाले एक सिंडिकेट का विजिटिंग कार्ड मिला। वह याकुजा का सदस्य था। जरा सोचिए, अगर किसी शहर के बीचों बीच किसी अंडरवर्ल्ड नेटवर्क का एक आधिकारिक ऑफिस हो, बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा हो और प्रशासन को उसकी पूरी जानकारी हो। जापान में दशकों तक यही जमीनी हकीकत थी। ये कहानी है याकुजा की, एक ऐसा संगठित नेटवर्क जिसने 150 से भी ज्यादा सालों तक जापान के व्यापार, राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया। आमतौर पर संगठित अपराध को एक गुप्त नेटवर्क माना जाता है, लेकिन याकुजा का इतिहास आंकड़ों के मामले में दुनिया के सभी आपराधिक सिंडिकेट से बहुत अलग रहा है। 1960 के दशक में अपने चरम पर याकुजा के पास 1,84,000 से ज्यादा आधिकारिक सदस्य थे। ये संख्या उस समय कई देशों की नियमित सेना से भी बड़ी थी। फॉर्च्यून मैगजीन की एक ऐतिहासिक रिपोर्ट के मुताबिक केवल एक मुख्य याकुजा गुट यामागुची गुमी का अनुमानित राजस्व $80 बिलियन पहुंच चुका था, जो कई छोटे देशों की जीडीपी से भी अधिक था। जापानी नेशनल पुलिस एजेंसी की सूचियों में 21 अलग-अलग याकुजा गुट दर्ज थे। इनके अपने प्रकाशन, पत्रिकाएं और आधिकारिक कार्यालय मौजूद थे। याकुजा केवल अनऑफिशियल एक्टिविटीज तक सीमित नहीं था। जापान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का 30% से ज्यादा हिस्सा और रियल एस्टेट सेक्टर अप्रत्यक्ष रूप से इनके प्रभाव में था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर समाज के हाशिए पर खड़े लोग इतने शक्तिशाली कैसे बने? इसकी शुरुआत 1600 के दशक से होती है, जिसे जापान में एडो पीरियड कहा जाता है। उस दौर में जापानी समाज मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बटा हुआ था, जो समाज से बाहर माने जाते थे। तेकिया, जो सड़कों और त्योहारों पर दुकानें लगाते थे। बाकुतो, जो इल्लीगल कार्ड गेम्स और सट्टेबाजी चलाते थे। इन्हें समाज में अधिकार नहीं दिए गए थे। कार्ड्स के एक पारंपरिक खेल हानाफुदा में सबसे बेकार माना जाने वाला कॉम्बिनेशन था 8-9। 3 का जापानी भाषा में 8 को या, 9 को कु और 3 को जा कहा जाता है, या प्लस कु प्लस जा बराबर याकुजा, यानी समाज द्वारा बेदखल किए गए लोग। लेकिन इन्हीं लोगों ने साथ मिलकर एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो किसी कॉरपोरेट कंपनी MNC की तरह काम करने लगा। याकुजा का यह 9 स्तरीय कॉरपोरेट मॉडल देखिए। लेवल 1 ट्रेनिंग, नए रिक्रूट्स। इनका काम कोई अपराध करना नहीं, बल्कि सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू पोछा करना, टॉयलेट साफ करना और सीनियर्स की सेवा करना होता है। यहाँ इनकी ईगो तोड़ी जाती है। लेवल 2 से 4 ऑन ग्राउंड अर्नर्स या बिजनेस मैनेजर्स। हफ्ता वसूलने से लेकर लीगल कंस्ट्रक्शन और ट्रकिंग कंपनियों को मैनेज करना और मनी लॉन्ड्रिंग संभालना। लेवल 5 से 7 लीगल या ऑपरेशन चीफ्स, वकीलों, पुलिस और भ्रष्ट नेताओं को संभालना और कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा यह तय करना। लेवल 8 व 9 अंडर बॉस या ओयाबूम, सबसे सुप्रीम बॉस, जिसके एक इशारे पर इंसान गायब हो जाते हैं। याकुजा को जो चीज सबसे भयानक बनाती है वो है इनके अजीबोगरीब और दर्दनाक रिचुअल्स। युबत्सुमे, उंगली काटना। अगर कोई मेंबर कोई बड़ी गलती करता है या गैंग को धोखा देता है तो उसे सजा के तौर पर अपनी ही छोटी उंगली, पिंकी फिंगर, काटनी पड़ती है। इसके पीछे एक ऐतिहासिक और खौफनाक लॉजिक था। पुराने दौर में समुराई जब तलवार पकड़ते थे तो हाथ की छोटी उंगली ही तलवार को असली ग्रिप देती थी। अगर छोटी उंगली कट जाए तो तलवार चलाने की क्षमता आधी रह जाती थी।
इसका मतलब यह था कि वह इंसान अब अकेले नहीं लड़ सकता था। उसे अपनी सुरक्षा के लिए अपने गैंग और बॉस पर ही निर्भर रहना पड़ता था। इरेजुमी, पूरे शरीर पर टैटू। जापान में पुराने जमाने में अपराधियों के शरीर पर टैटू गोद कर उन्हें दागा जाता था। याकुजा ने इसी सामाजिक कलंक को अपनी पहचान बना लिया। ये टैटू बाजार की मशीनों से नहीं बल्कि तेबोरी नाम की पुरानी तकनीक से बनते हैं, जिसमें टैटू मास्टर सुइयों वाली छड़ी से हाथ से ठोक ठोक कर चमड़ी के अंदर इंक भरता है। दर्द इतना भयंकर होता है कि एक बार में 2 से 3 घंटे से ज्यादा सहना नामुमकिन होता है। इसी वजह से स्किन को ठीक होने में हफ्तों का टाइम लगता है। चरणबद्ध तरीके से आउटलाइन बनाने, शेडिंग करने और रंग भरने की इस धीमी प्रक्रिया के कारण पूरे शरीर का इरेजुमी टैटू कंप्लीट होने में 100 से भी ज्यादा घंटे और 3 से 5 साल की लंबी मेहनत लगती है। यहां इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। याकुजा कोई साधारण खूनी गिरोह नहीं था। वे खुद को समाज का रक्षक मानते थे और 1995 में दुनिया ने इसका सबसे बड़ा सबूत देखा। 17 जनवरी 1995 जापान के कोबे शहर में एक भयंकर भूकंप आता है। 4600 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और हजारों घर तबाह हो जाते हैं। जापान सरकार की कागजी कार्रवाई और देरी के कारण पीड़ितों तक मदद नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन भूकंप के कुछ ही घंटों के भीतर याकुजा का सबसे बड़ा ग्रुप यामागुची गुमी सड़कों पर उतर आया। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर्स और बोट्स राहत कार्य में लगा दिए। हजारों लोगों के लिए मुफ्त खाना, पानी, दवाइयां और राशन बांटा गया। वे सड़कों पर पहरा दे रहे थे ताकि कोई चोरी या डकैती न हो। यही काम उन्होंने 2011 की तोहोकू सुनामी के दौरान भी किया, जहां याकुजा मेंबर्स ने 25 से ज्यादा ट्रकों में राहत सामग्री भरकर जरूरतमंदों तक पहुंचाए। जापानी लोग इन्हें अकुत्सु यानी एक जरूरी बुराई मानने लगे थे, जो मुश्किल वक्त में सरकार से भी तेज काम करते थे। लेकिन कोई भी आपराधिक साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता। जापान सरकार को समझ आ गया था कि याकुजा को गोलियों से नहीं बल्कि आर्थिक रूप से तोड़कर खत्म किया जा सकता है। 1991 एंटी याकुजा लॉ, याकुजा को आधिकारिक तौर पर हिंसक संगठन घोषित कर दिया गया। 2011 याकुजा एक्सक्लूजन ऑर्डिनेंसेस, ये कानून याकुजा के लिए कयामत साबित हुआ। इसके तहत कोई भी बैंक याकुजा मेंबर्स का खाता नहीं खोल सकता। कोई भी कंपनी इनके साथ बिजनेस नहीं कर सकती। ये अपने नाम पर घर, गाड़ी या सिम कार्ड तक नहीं खरीद सकते। इसका नतीजा क्या हुआ? जहां 1960 में इनके 1,84,000 मेंबर्स थे, वहीं 2024 तक आते आते यह संख्या घटकर सिर्फ 18,000 के करीब रह गई है। याकुजा का औसत मेंबर आज 50 से 70 साल का बुजुर्ग हो चुका है, जिसके पास न पेंशन है, न बैंक अकाउंट और न ही समाज में लौटने का कोई रास्ता। याकुजा, जो कभी जापान की समानांतर सरकार चलाता था, आज इतिहास के पन्नों में गायब हो चुका है। ये कहानी साबित करती है कि चाहे कोई क्रिमिनल नेटवर्क कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून का शिकंजा जब सही तरीके से कसता है तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी ढह जाता है। अगर आपको याकुजा की यह केस स्टडी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।